अच्छा, अभी जैसे फ्लिपकार्ट का हर साल बिग बिलियन सेल आता है, तो इस सेल में आपका कैसा रहा? क्या रेवेन्यू बनाया होगा आपने? बीबीडी के अंदर हमारा गया होगा 10 सीआर या 8 सीआर गया Okay. होगा इस मंथ के अंदर। जो हमारा रहता है 2 मंथ के अंदर, तो अगर मान लो मैं 4 करोड़ का बिजनेस कर रहा हूँ तो 8 करोड़ 10 करोड़ रहेगा ही रहेगा। ओके। पर डे सर क्या ऑर्डर करते रहेंगे हम? सर पर डे अभी रिसेंटली हमारे 10 से 12 हज़ार ऑर्डर पर डे डिस्पैच होते 10 हैं। से 12,000? बिल्कुल। तो अभी हम क्या सेल कर अभी हम रहे हैं? प्लेटिनम पे है। नंबर्स अगर मैं बताऊं तो अभी 60-70 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं हम ईयरली। तो ये शर्ट का आपको क्या कॉस्ट गिरता रहेगा? सर हमारे पास जैसे स्टार्टिंग है 130 से। कहा जाता है कि जितने भी फैशन ब्रांड्स हैं या फिर जो भी लाइफस्टाइल वाले प्रोडक्ट्स हैं, लोग यूज़ करके रिटर्न करते हैं। आपको ऐसा फेस करना पड़ता है? अगर आज के डेट में किसी को अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या प्रोसेस होगा, कैसे स्टार्ट करेगा वो? अच्छा, जो लग्जरी ब्रांड के जो शर्ट होते हैं और आपके जो शर्ट है, क्या डिफरेंस होता होगा? डिफरेंट सिर्फ ब्रांड का है। सिर्फ ब्रांड का? अच्छा, ये डिस्पैच के लिए जा रहा है? हाँ, अब ये यहाँ पे पहले हमारे इधर डिस्पैच होता है, यहाँ पे पूरी पैकेजिंग होती है। हाँ। पैकेजिंग के बाद पहले मेरा स्टाफ स्कैन करता है, वो स्कैन करेगा, उसके बाद लॉजिस्टिक वाले स्कैन करेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार एपिसोड में। दोस्तों, अभी मैं हूँ जयपुर में और आज मैं जिनसे आपको मिलवाने वाला हूँ वो सिर्फ फ्लिपकार्ट पे शर्ट सेल करते हैं और इतनी बड़ी क्वांटिटी में करते हैं कि भाई साहब आपको पता चलेगा इस वीडियो में। और सिर्फ फ्लिपकार्ट पे ही नहीं बल्कि फ्लिपकार्ट के अलावा अमेज़ॉन, मीशो और मिंत्रा पे भी सेल करते हैं और पिछले 10 सालों से ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। इनसे हम जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में कि कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, क्या चैलेंजेस आते हैं, अगर हम ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। और इनका जो वेयर हाउस है बहुत ही बड़ा है, मतलब इनके ऑर्डर्स इतने ज़्यादा हैं कि फ्लिपकार्ट ने इनको प्लेटिनम बैच दिया हुआ है। तो मिलवाते हैं आपको आज के इंस्पायरिंग गेस्ट से। स्वागत है अंकित जी हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सतीश जी, थैंक यू। कैसे हैं आप? बिल्कुल सर, बढ़िया। जयपुर में आपका स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं चाहूँगा कि एक बार छोटा सा इंट्रो मेरी ऑडियंस को आप दे दें, अपने बारे में बता दें। बिल्कुल सर, हम लास्ट 7-10 ईयर से फ्लिपकार्ट, मीशो और सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हम शर्ट सेल कर रहे हैं। सिर्फ शर्ट? सिर्फ शर्ट। ओके। शर्ट को हमारे को सुपर हीरो प्रोडक्ट बनाना था, तो हमने सबसे पहला शर्ट ही चूज करा कि हम एक कैटेगरी के अंदर ही जाते हैं। पर डे सर क्या ऑर्डर करते रहेंगे हम? सर पर डे अभी रिसेंटली हमारे 10 से 12 हज़ार ऑर्डर पर डे डिस्पैच होते हैं। 10 से 12,000? बिल्कुल सर, फुलफिल हो जाता है? बिल्कुल फुलफिलमेंट होते हैं सारे ऑर्डर्स। ये आपके यहाँ से डिस्पैच होता है या फिर आपने फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में दिया नहीं, हुआ? वेयर हाउस में 65% वेयर हाउस से होते हैं, Okay. 35% हमारे यहाँ से आपके होते हैं, यहाँ से होते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए कन्वीनियंट रहता है। ओके। हाँ बिल्कुल। तो कैसे आप आए ऑनलाइन बिजनेस में, थोड़ा सा बताइए अपनी जर्नी के बारे में। सर 2017 के अंदर हम ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रखे थे। शर्ट की ट्रेडिंग करते थे, मैन्युफैक्चरर से माल लेते थे ठीक है। और बाज़ार के अंदर उसको सेल करते थे। धीरे धीरे हमारे पेमेंट स्टक होना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि बाज़ार में क्रेडिट लाइन चलती है। तो उस क्रेडिट लाइन के चक्कर में हमारे पेमेंट स्टक होने स्टार्ट हो गए, तो हमने फिर ऑनलाइन भी स्टार्ट करने की सोची। ओके। तो मेरे ब्रदर मुंबई रहते थे उस वक्त, तो मैंने स्टार्ट करा। फिर धीरे धीरे स्टार्ट करने के बाद मैंने ब्रदर को फ़ोन करा कि अपन यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करते हैं जयपुर के अंदर और ऑनलाइन लेके जाते हैं, क्योंकि उस समय ऑनलाइन का क्रेज़ काफ़ी स्टार्ट हो चुका था। हाँ। सेलिंग का। तो हमने फ्लैट लिया रेंट वगैरह पे और स्टार्ट करा। फिर हमने स्टार्टिंग पे फ्लिपकार्ट और मीशो पे सेल स्टार्ट करा था सबसे पहले। ओके। फिर हमारे पास ऑर्डर तो उस समय 50, 60, 100 इतने ही रहते थे, लेकिन हमारे को उसमें भी काफ़ी ऐसा लगता था यार 100 ऑर्डर आ गए, आज 200 ऑर्डर हो गए। तो हमने ये नहीं सोचा था 10,000 ऑर्डर तक तो पहुँचेंगे, लेकिन धीरे धीरे हमने स्टार्ट हुआ जब 100, 200, 300, तो हमारी फिर जब स्टार्ट करा हमने 200, 300 ऑर्डर, तो हमने सोचा कि अब फैक्ट्री वगैरह का स्टार्ट करते हैं या खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्योंकि एक रेट नहीं मिल पा रही थी। पहले आप आउटसोर्स करते थे? आउटसोर्स करते थे, लेकिन मार्केट के अंदर ई कॉमर्स के अंदर मेन ये चीज़ है, जो बड़े सेलर्स हैं उनको compete करना वो बड़ा चैलेंजेस है प्राइस के अंदर। ओके। पूरा फंडा प्राइस का है इसके अंदर, ई कॉमर्स के अंदर अगर प्राइस है, क्वालिटी है, तो आपका प्रोडक्ट तो बिकेगा ही बिकेगा। तो जब आप आउटसोर्स करते थे आपको कॉस्टली पड़ता था? बिल्कुल, वो कॉस्टली पड़ता था और उसके अंदर मेनली ये होता था कि हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो कभी अवेलेबल नहीं होता था, उसकी इन्वेंट्री नहीं मिलती थी, तो हमारे ऑर्डर भी लूज़ हो रहे थे और कस्टमर भी लूज़ हो रहे थे। तो प्रॉब्लम दोनों साइड से आना स्टार्ट हो चुकी थी। और जब धीरे धीरे नंबर ऑफ़ ऑर्डर बढ़ने लगे, तो हमारे को मैन्युफैक्चरिंग करना ज़रूरी हो चुका था हमारे लिए। तो फिर आपने खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करा? हाँ, पहले तो इनिशियल हमने 20-30 मशीन से ही स्टार्ट करा था, क्योंकि ऑर्डर्स भी इतने ही रहते थे, तो 20-30 मशीन से हमने स्टार्ट करा था। ओके। जैसे जैसे हमारे ऑर्डर्स बढ़ने लगे और हमारे को जैसे जैसे बैच मिलता गया गोल्ड का, प्लेटिनम का, तो धीरे धीरे जैसे ऑर्डर बढ़ने लगे हमने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बड़ा करना स्टार्ट कर दिया। तो ये गोल्ड और प्लेटिनम बैच क्या है, थोड़ा सा बताइए। इसके अंदर सर एक कैटेगरी होती है जिसको है ना, हर प्लेटफॉर्म एक
रीच करने पर ही मिलता है वो बैच। जैसे मान लो 10,000 यूनिट रीच कर गए तो आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे। और वो होता है 3-3 महीने का क्राइटेरिया, वो ओके। आपको हर 3 महीने में फुलफिलमेंट करना पड़ता है। तो आपका रेगुलर गोल्ड और प्लेटिनम ही बैच रहेगा आपके पास। अगर अगले 3 महीने में पूरा नहीं हुआ तो हट जाएगा हाँ, वो? वो वापस से उसके नीचे वाली कैटेगरी आ जाएगी। हुँ, जैसे अगर प्लेटिनम में हो तो गोल्ड में आ जाओगे आप, ओके। और गोल्ड है तो सिल्वर आ तो जाएगा। प्लेटिनम के लिए कितने ऑर्डर्स फुलफिल करने पड़ते हैं? ऐसे जनरली उसके अंदर जैसे रेवेन्यू पे होता है ओके, 25 करोड़ 30 करोड़। साल का? डायमंड पे हाँ 100 करोड़ है डायमंड का। तो इस अकॉर्डिंग उसके अंदर रहता है, क्राइटेरिया चेंज होते रहते हैं। प्लेटिनम के बाद डायमंड है? प्लेटिनम के बाद डायमंड है, और प्लेटिनम डायमंड इज लास्ट। ओके। तो अभी हम क्या सेल अभी कर हम रहे हैं? प्लेटिनम पे है और हुँ, शर्ट सेल करते हैं यूथ हुँ। फर्स्ट के नाम से। नहीं रेडी नंबर्स अगर बताएँ तो? नंबर्स अगर मैं बताऊं तो अभी 60-70 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं हम ईयरली। सालाना। तो अभी जैसे आपने बताया जब स्टार्टिंग में आप आउटसोर्स करते थे आपको महँगा पड़ता था। जब आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करवाने लगे तो कितना मार्जिन आपको बचने लगा था? नहीं, वो 50% का गैप है अच्छा। मार्केट से अगर हम कोई चीज़ ले रहे हो। और दूसरा, अगर ई कॉमर्स के अंदर ऐसा है, जैसे मान लो ब्लू शर्ट है लाइक, तो ब्लू शर्ट अगर मेरे चल गई और मैन्युफैक्चरर को पता लग गया ये एक बार दो बार रिपीटेबल अब मेरे पास आ रहा है, तो वो रेट इंक्रीज कर देता था। ओके। क्योंकि उसको ये पता लग गया ना, ये लेकर जाएगा ही जाएगा, ऑर्डर आएगी नहीं, हाँ, पेनल्टी लगेगी, डिमांड बढ़ अकाउंट गई अब। सस्पेंड हो जाएगा। तो वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी हो चुकी थी हुँ, कि इनका माल बिकता रहना चाहिए और ये मेरे से कनेक्टिंग रहे। करेक्ट, करेक्ट। तो फिर ऑनलाइन जब आपने सेल करना स्टार्ट किया, जब आपका शर्ट अच्छा निकलने लगा, तो आपने ये नहीं सोचा कि यार रेंज हम और बढ़ाते हैं और भी प्रोडक्ट्स में घुसते हैं? सर इसके अंदर ऐसा है, जैसे हमने शर्ट स्टार्ट करा था तो हमको ये लग रहा था शर्ट्स के अंदर हम 200 प्लस डिज़ाइन क्यों ना करें हुँ, सबसे पहले। क्योंकि मेन क्या है, अगर आपके पास फंड साइज है तो आप सब कैटेगरी में जा सकते हो। अगर आपके पास फंड लिमिटेड है तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक कैटेगरी के अंदर ही आप चूज़ करो, जिससे आपका डेड इन्वेंट्री नहीं रहे, ओके। आपका कैश फ्लो अच्छा रहे, हुँ, और आपको पता लगता रहे कि डिमांड मार्केट में क्या चल रही है। वो नए नए आप आर्टिकल्स डालते रहे। जैसे आपको 10 आर्टिकल मंथली चूज़ करना है कि मुझे 10 आर्टिकल ही नए डालने हैं, तो 10 आर्टिकल नए डाल के टेस्टिंग करते रहे ओके। मार्केट के अंदर। अभी तो मान लीजिए आपने बहुत काफ़ी अच्छा खासा कर लिया है, बहुत बड़ा कर लिया है, इतने ऑर्डर्स आप कर रहे हो। जब आपने स्टार्ट किया होगा, उस टाइम पे काफ़ी चैलेंजेस आपने फेस करे होंगे। हाँ, उस समय काफ़ी तो चैलेंजेस थे। वो कॉम्पिटिशन के अलावा और क्या चैलेंजेस थे? चैलेंजेस सबसे बड़ा हमारा रिटर्न था। रिटर्न? बिल्कुल। रिटर्न आज भी होते होंगे? रिटर्न आज भी होते हैं, लेकिन जब हम रिटर्न आते थे जब हमारे पहले, तो हुँ, हम चीज़ों को समझते नहीं थे, मतलब कस्टमर किस रिगार्डिंग दे रहा है। सबसे मेन चीज़ हमारे को बाद में मालूम पड़ी, कस्टमर तो सिग्नल दे रहा है, हुँ, हमको लेना ज़रूरी है। वो बताएगा आपकी क्वालिटी क्या है क्या नहीं है, उसको फीडबैक आपके लिए ओके। अपॉर्चुनिटी है हुँ, प्रोडक्ट के लिए। अगर वो कह रहा है, जैसे मान लो स्टिचिंग प्रॉब्लम है, तो स्टिचिंग रिव्यू पढ़ना ज़रूरी है। ओके। आपके प्रोडक्ट्स पे क्या रिव्यू आ रहे हैं, तो हम वो पहले देखते ही नहीं थे। ऑर्डर सारे ऑर्डर डिस्पैच करना ही मेन वो नहीं है फोकस। मेन ये आपके रिटर्न कितने रिड्यूस हो सकते हैं, ओके। क्योंकि मेन तो कॉस्टिंग रिटर्न पे लग रही है। तो क्या स्टेप्स आपने फॉलो करे रिटर्न्स कम करने के लिए? सबसे पहले तो हमने रिव्यू, रिव्यू देखा आपने? सबसे मेन चीज़ ही रिव्यू है, क्योंकि कस्टमर सिग्नल दे रहा है आपके प्रोडक्ट के लिए। ओके। अगर वो गुस्सा है तो सबसे ज़्यादा अच्छा सिग्नल मिला है अपन को हाँ, कि यार ये कितना बेकार है या प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो सबसे पहला सिग्नल वो है कि भाई ये सब चीज़ें छोड़ के ये सही करो। हुँ, हुँ, तो कस्टमर के पास वो चीज़ जाती है, सही सही चीज़ है और सही ओके। फीडबैक है। फिर हमारा सेकंड मेन ये था, जो बाज़ार के अंदर मार्केट के अंदर बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, जो लाइक अगर प्रोडक्ट 300 का है वो 1000 का बेच रहे हैं। तो हमारा ये था, उन्हीं प्रोडक्ट को क्यों ना हम 300-400 तक पहुँचाएँ, टियर 3-4 सिटीज़ के अंदर। क्योंकि वहाँ से काफ़ी अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास प्रोडक्ट को लेके। तो क्यों ना हम वही वही प्राइस और वही प्रोडक्ट, उसको प्राइस को रिड्यूस करके हम क्यों ना उन कस्टमर को टच करें हुँ, ई कॉमर्स के ये जरिए। ओके। अभी क्या चैलेंजेस है मेजर? अभी तो सर चैलेंजेस ये आते हैं, जैसे रिटर्न को लेके कई बार होता है। जैसे आज मान लो कोई भी सेलर से स्टार्ट करता है, तो वो ये समझता है कि हर चीज़ के अंदर पैसा फंसाना गलत है, हुँ, पर वो नहीं है। आपको टीम चाहिए। ई कॉमर्स अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपके पास टीम नहीं है तो आपको तकलीफ आएगी क्या-क्या आएगी। चाहिए टीम में? टीम के अंदर सबसे पहले आपको थर्ड पार्टी सर्विस चाहिए होगी रिटर्न्स को लेके, जो आपको रिटर्न्स ट्रैक करे कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पर है, क्योंकि हुँ, मेन इसमें लॉजिस्टिक का फंडा है। अगर लॉजिस्टिक इसके अंदर चोरी करता रहेगा तो आप कितना ही प्रोडक्ट बेच लो। हुँ, मेन चीज़ है आपका रिटर्न कहाँ पर पड़ा है, किस यूनिट के अंदर पड़ा है, कितना वॉल्यूम पड़ा है, कितनी वैल्यू का पड़ा है, ओके। वो आपको पता रहना चाहिए। हुँ, तो थर्ड पार्टी सर्विस मिलती है, पर कई सेलर्स उस सर्विस को लेते नहीं, क्यों? कॉस्टिंग बढ़ने के चक्कर में। ओके। अगर बिना टैग के काम नहीं हो सकता। टेक्निकली सॉफ्टवेयर वगैरह आपको चाहिए ही होंगे, जो रिटर्न्स को ट्रैक करे, आपके पेमेंट रिकंसिलिएशन को चेक करे हुँ, कि जो मैंने बेचा उसका मेरे को टीपी मिल रहा है नहीं मिल रहा, ट्रांसफ़र प्राइस हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा। और थर्ड पार्टी जैसे
इन्वेंट्री को लेके आपको सॉफ्टवेयर लेना ही पड़ेगा। वहाँ पर आपको कॉस्टिंग अगर बचाओगे आप तो वो प्रोडक्ट जाएगा ही जाएगा, मतलब आपको लॉस होना ही होना है अल्टरनेट। तो आपने जैसे बताया कि आप ऑलमोस्ट 65% जो फ्लिपकार्ट के थ्रू जाता है और 35% खुद करते हैं, तो बिल्कुल। उसका जो रिटर्न है वो तो फ्लिपकार्ट ही देखता रहेगा, उसमें भी रिटर्न होते हैं? उसके अंदर रिटर्न होते हैं लेकिन कस्टमर रिटर्न ऑटो अप्रूव्ड हो जाते हैं। हाँ, और वो शिपमेंट का इशू आता है? शिपमेंट का इशू आता है, जैसे मान लो आज मैंने 1000 प्रोडक्ट भेजे वहाँ से, 200 मेरे आरटीओ गए, तो मुझे वो पता रहना चाहिए ना आरटीओ का टाइम जैसे 45 डेज है, तो 45 डेज में वो मेरे पास आ रहा है नहीं आ रहा। अब इसमें अगर थर्ड पार्टी सर्विस लेते हैं तो इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, थर्ड पार्टी से ऑटो मेल जाएगा हाँ, कि हमारा ये प्रोडक्ट कहाँ है। वो फ्लिपकार्ट से आस्क करेगी कि हमारा ओके, प्रोडक्ट ये कहाँ पर है, ओके। तो वो ऑटो क्लेम आपका अप्रूव्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। जब अगर वो प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा, लॉस्ट में जाएगा, तो उसको ऑटो अप्रूव्ड होना स्टार्ट हो जाएगा पेमेंट कि भैया ये हमारे आरटीओ है, अगर लाइक 40 आरटीओ है तो ये हमारे 40 प्रोडक्ट्स कहाँ पर है। ठीक है। अगर उनका टाइम ब्रीच हो गया, 45 डेज का टाइम रहता है, वो अगर ब्रीच हो जाता है तो उसका पेमेंट मिलेगा आपको। तो वो कितना चार्ज लगता है टेक के लिए अलग से जो थर्ड पार्टी हम लेते हैं? इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे रहता है। अगर जिसका ऑर्डर वॉल्यूम रहता है तो वो जैसे ऑर्डर्स पे 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपीज़ तक चार्ज करते हैं। ठीक है। अब वो 5 रुपीज़ बचाने के चक्कर के अंदर अगर लाखों का, किसी का हज़ारों का नुकसान हो रहा है तो वो गलत है। तो इस टाइम पे जो चैलेंजेस आपने टैकल कर लिया है कि थर्ड पार्टी के थ्रू, है ना? बिल्कुल। ओके। अभी हम किस किस प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं? अभी हम मेजर फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन, मिंत्रा। कहा जाता है मीशो पे बहुत रिटर्न आते हैं क्योंकि गाँव से लोग खरीदते हैं ज़्यादातर टीयर 3 टीयर 4 जगह से। रिटर्न तो देखो आपको हर प्लेटफॉर्म से आएंगे, ओके। उसमें प्रोडक्ट का नहीं है। मेजर ये डिपेंड करता है कि कस्टमर रिटर्न कितना है। आरटीओ तो आएगा ही आएगा, मेजर डिपेंड ये करता है कस्टमर रिटर्न। अगर 10% से ज़्यादा है या 15% से ज़्यादा है तो आप प्रोडक्ट चेंज करो। जिस पर 15% से ज़्यादा है वो प्रोडक्ट ही चेंज करना है, आप नहीं अल्टरनेट वो लॉस है। अभी जैसे बात करें जो शर्ट है हमारे पास, क्योंकि मैं भी आपके वेयर हाउस में ही बैठा हूँ, तो ये शर्ट का आपको क्या कॉस्ट गिरता रहेगा? सर हमारे पास जैसे स्टार्टिंग है 130 से। जो आप इतने में आप B2B सेल करते हो? B2B हम सेल करते हैं। और जैसे अभी हमने स्टार्ट करा था कि हम 100 से 150 सेलर का हमारा टारगेट है नीचे, जो खुद की ब्रांड से ही बेचे और हमारे ब्रांड से जो बेचना चाहते हैं वो हमारे ब्रांड से ही बेचे। जैसे हमें स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम हुई थी मैन्युफैक्चरर से, वो प्रॉब्लम उनको फेस ना करनी पड़े। जैसे मुझे जो चीज़ अगर मान लो 150 में आती हूँ, 200 उस समय दे रहा था, इन्वेंट्री प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने एक इन्वेंट्री फ्री का वो चालू करा है कि जिसमें सेलर को कुछ इन्वेंट्री रखनी भी नहीं है, वो हमारे से प्रोडक्ट लेके बेच सकते हैं, चाहे वो खुद के ब्रांड से बेचे चाहे हमारे ब्रांड से बेचे। हमारे ब्रांड से बेचेंगे तो हम एनओसी प्रोवाइड कर देते हैं उसकी। तो B2B में क्या परसेंटेज है आपका टोटल सेल का अगर देखें तो? उसमें सर है 20 to 25% है। ओके, इतने ऑर्डर्स B2B में चले जाते हैं। क्योंकि उसके अंदर हर सेलर्स अपने अपने मार्जिन्स करके ऐड करता है। कोई 200 रुपये मार्जिन रख रहा है, कोई 100 मार्जिन कर रहा है, तो एज़ पर वॉल्यूम उस हिसाब से उनका ऑर्डर आता है। कहा जाता है कि जितने भी फैशन ब्रांड्स हैं या फिर जो भी लाइफस्टाइल वाले प्रोडक्ट्स हैं, लोग यूज़ करके रिटर्न करते हैं। आपको ऐसा फेस करना पड़ता है? पहले ज़रूर होता था, लेकिन जब से ओपन बॉक्स डिलीवरी स्टार्ट हुई है तो वो बहुत कम हो गया। अच्छा। क्योंकि कई मार्केट प्लेस ने ओपन बॉक्स डिलीवरी स्टार्ट कर दी फैशन कैटेगरी में। और सिस्टम ऐसा चालू कर दिया है कि अगर जो हमारे यहाँ से प्रोडक्ट जा रहा है वो उनको पता होगा क्या प्रोडक्ट जा रहा है, वो ऑलरेडी स्कैन होके जा रहा है पोर्टल पे। ओके। जैसे मान लो मेरे पास ब्लू कलर का ऑर्डर आया शर्ट का, तो पैकेट के अंदर ब्लू कलर ही होना चाहिए, फ्लिपकार्ट को पता है, मतलब स्कैनिंग इस तरीके से कर दी है पैकेट की। अब वो ओपन बॉक्स डिलीवरी के अंदर अगर मान लो रेड शर्ट निकल रहा है तो हमारा फॉल्ट है, वो सेलर का फॉल्ट हो गया वो कि वो ब्लू की जगह रेड भेजा है। अभी मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैनेज्ड हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं अक्सर। बिल्कुल, नए सेलर्स के लिए यही है। अगर आप बिना टीम के वर्क कर रहे हो, मान लो प्रोडक्शन भी खुद को देखना है, टैग भी खुद को देखना है, रिटर्न भी खुद को देखना है, इन्वेंट्री भी खुद को देखनी है, तो वो प्रॉब्लम है। हर सब काम एक जना नहीं कर सकता, आपको टीम बनानी पड़ेगी। अगर प्रोडक्ट और ऑर्डर ज़्यादा बेचने हैं तो आपको टीम बनानी पड़ेगी। तो अभी आपके टीम में कितने लोग हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्टली तो 500 प्लस है। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह मिला के? बिल्कुल। और कोर जो टीम मेंबर्स हैं? वो हमारे पास है 45 प्लस। इसमें आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं? 3 फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे। ओके। जिसमें मेरे ब्रदर है जो पूरा प्रोडक्शंस और ऑनलाइन का सारा वो देखते हैं, जो भी ऑर्डर्स आना, डिस्पैचिंग करना, परचेजिंग जैसे मेरे हैंड में रहता है, ओके। सेलिंग उनके हैंड में। हर डिपार्टमेंट बांट रखा है, मतलब हर आदमी को। लिस्टिंग के लिए हमने प्रॉपर एक आदमी को रख रखा है, डे टू डे पे क्या लिस्टिंग करनी है,
क्या और टीम से कैसे कनेक्ट करना है, फ्लिपकार्ट वालों से जो कैम है उनसे क्या बात करनी है, किस तरीके से कनेक्शन करना है। तो ये चीज़ें हर आदमी रखना ही पड़ेगा आपको। स्टार्टिंग के अंदर आपको हाँ ये है, जहाँ पे आपको 4 आदमी रखने हैं वहाँ 2 आदमी से आप काम करा सकते हो। पर जैसे-जैसे आपको ग्रो होना है तो फिर आपको अपना डेज़िग्नेशन छोड़ के दूसरे को देना पड़ेगा ही पड़ेगा कि अब भैया तुम करो। और उनको ज़रूर एक सिखाना पड़ेगा, पहले ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर बाद में वो खुद मैनेज करना सीखे। अगर आज के डेट में किसी को अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या प्रोसेस होगा, कैसे स्टार्ट करेगा वो? सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट चूज़ करना है कि आपको किस प्रोडक्ट में जाना है। आपको कोई भी सोशल मीडिया पे रील देख के इस तरीके से नहीं करना मेरे को तो जूते भी बेचने हैं, स्लीपर भी बेचनी है, जीन्स भी बेचना है, गॉगल्स भी बेचने हैं। एक कैटेगरी जो भी आपको चूज़ करनी है सबसे पहले, क्योंकि आपका फंड बढ़ जाएगा हर जगह, पैसा लग जाएगा हर जगह। भाई मैंने जूते में भी 10,000 लगा दिए, स्लीपर में भी 10,000 लगा दिए, शर्ट में 10,000 लगा दिए। सबसे पहले आप एक प्रोडक्ट चूज़ कर लो, जो भी आपको चूज़ करना है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है बेचने के लिए, वो आप चूज़ करो। फिर आप मार्केट के अंदर ये परचेज़िंग टाइम ये देखो बाज़ार के अंदर कितने का मिल रहा है, ऑनलाइन सेलिंग पे कितने का बिक रहा है। अगर आप उसको कम्पीट कर पा रहे हो या फिर यूएसपी क्या है उस प्रोडक्ट की, जो सबसे ज़्यादा अलग है, जो 500 में भी हो, 1000 में भी हो, तो भी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। अगर कंपटीशन वाली प्राइस है या कम्पिटिटिव प्रोडक्ट है तो आपको मार्केट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग का कहना मेरा ये है कि जैसे मान लो ब्लू शर्ट अगर सेम मेरी है, मेरा ही कोई कैटलॉग डाल रखा है, वो ब्लू शर्ट उधर सिमिलर प्रोडक्ट दिखेगा ई कॉमर्स पे कि ये प्रोडक्ट पे इतना है। जैसे मान लो उसके है 10,000 रेटिंग और उनके है 200 रेटिंग, तो कस्टमर सीधा 10,000 रेटिंग वाले पे मूव हो जाएगा। पॉपुलैरिटी में वही दिखेगा। बिल्कुल वो दिखेगा ही दिखेगा। और आपने कंपटीशन की बात करी तो जो आपकी प्राइसिंग है हम्म, बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। 130 रुपए में आप B2B में सेल कर रहे हो, बिल्कुल। तो आपने कैसे प्राइस मैच किया है? मेन चीज़ है हमारी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। 130 रुपये से हमारे प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम 350-400 रुपये तक प्रोडक्ट हमारे है। ओके। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग अगर खुद की रहती है तो सारी कॉस्ट रिड्यूस हो गई, बीच के सारे मिडलमैन हट चुके हैं इसके अंदर। डायरेक्ट हम बना रहे हैं, ग्रे से लेके प्रोसीजर हमारा है, ग्रे हम करवा रहे हैं, ग्रे हम परचेज कर रहे हैं, डाइंग हम करवा रहे हैं, कपड़े की प्रिंटिंग हम करवा रहे हैं, प्रिंटिंग के बाद फैब्रिक, अब यहाँ पे आने के बाद कटिंग प्रोसेस सारा हमारा है। कहाँ से लेके आते हैं रॉ मटेरियल? जनरली मुंबई और अहमदाबाद। ओके। और जो इसकी प्रिंटिंग वगैरह सब वहीं से होके आती हाँ, है? जैसे मान लो कोई कपड़ा ले रहा है तो कोई कपड़ा फिनिश भी ले रहा है तो वहाँ पे भी हमारा मिडल मैन हट चुका है। हम सीधा ग्रे परचेज कर रहे हैं, ओके। ग्रे के बाद डाइंग प्रिंटिंग वो हम करवा रहे हैं, तो वहाँ से भी वो इस वजह से कॉस्टिंग पूरी रिड्यूस हो रखी है। ठीक है, आप बता रहे थे कि प्रोडक्ट पहले चूज कर ले बंदा। बिल्कुल। प्रोडक्ट चूज करने के बाद प्रोडक्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा, आपको क्या बेचना है, फिर आपको मार्केट स्ट्रेटेजी देखनी है, दूसरा आप कहाँ बेच रहे हो वो मार्केट आपको देखना है। ऑफलाइन मार्केट अगर बेच रहे हो, ऑनलाइन बेचना है। ऑनलाइन अगर बेचना है तो ऑनलाइन मार्केट आपको देखना पड़ेगा, आपने किस ब्रांड को देख के चालू करने की सोची है। ओके। क्योंकि दिमाग में सबसे पहले तो देख कर ही किसी आएगा को ना देख के ही आएगा। बिल्कुल बिजनेस बिल्कुल। कैसे करना है कि हाँ। यार वो इतने का बेच रहा है तो मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेता हूँ, मैं भी इतने का बेच लूंगा। तो उसको ही आपको या तो उसको चेक करो या उसके कॉम्पिटिटर को चेक करो किस प्राइस में बिक रहा है, क्या फैब्रिक है, या तो उसके 1-2 पीस ऑर्डर कर लो आप। बाज़ार के अंदर आप पूछो भाई जनरली इसकी क्या रेट आ जाएगी, आपको लगता है मेरे पास गैप है बाज़ार के अंदर उतरने का या फंड है, इस तरीके से अब मैं इस ये प्राइस नहीं ला पा रहा तो ठीक है 30-40 रुपये ज़्यादा लिया या 10-20% ऊपर प्राइस पे मैं लिया आया, तो इनिशियल आप स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा आपका शूट कैसे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट शूट आपको टायर 3-4 अगर आपको बेचना है तो आपको उसको माइंडसेट से आपको फोटो शूट कराना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लो एक तो होता है अल्ट्रा प्रीमियम शूट करा ओके। दिया लेकिन प्रोडक्ट 200 रुपये का है, तो वो जाएगा और वो मैच नहीं करेगा कस्टमर के साथ, दिख क्या रहा है और आया क्या। हाँ, मतलब जो आप दिखा रीलें ऐसा दिया देखते हो कि कि यार ये मैंने यहाँ से खरीदा था, देखा क्या और आया क्या, प्रोडक्ट ब्लू कलर का दिख रहा है, मालूम पड़ा अलग अलग ही ब्लू आ रहा है। बहुत सारे मीम बनते हैं हाँ बिल्कुल मीशो वाले प्रोडक्ट के। बिल्कुल बिल्कुल। तो है ना वो चीज़ एक देखनी पड़ेगी। आप अल्ट्रा प्रीमियम कर दोगे तो कस्टमर का भी थॉट ये हो जाता है यार 300 रुपये में सेल होगी तो हम प्रोडक्ट मंगा ले, पर वो रिटर्न होके ही आपके पास आएगा। तो आपका माइंडसेट ही होना चाहिए अगर मेरा 1000 वाला प्रोडक्ट है या 800 वाला प्रोडक्ट है तो जनरली वो टायर 1 के अंदर जस्टिफाई हो सके वो प्राइस। बिल्कुल वो उसमें ही बिकेगा। अब आप चाह रहे हो कि मेरा यार 900 वाला प्रोडक्ट है, 1000 वाला प्रोडक्ट है, उसको मुझे गांव में या टायर 3-4 सिटी के अंदर बेचना है तो वो बिक तो सकता है लेकिन वो फिर आपकी क्वालिटी मैच करनी चाहिए 800-900 रुपये वाली। तो वो आपको मार्केट देखना ही पड़ेगा, स्टडी करना ही पड़ेगा ई कॉमर्स। और दूसरा ये सोचना पड़ेगा मुझे कहाँ बेचना है, कौन से ऑडियंस को टारगेट करना है। सबसे मेन चीज़ है आपका ऑडियंस टारगेट क्या है। तो
क्या ऑडियंस टारगेट करना है तो कहाँ पे किस तरह की ऑडियंस है, कैसे पता वो चलेगा, आपकी आप वैल्यू बताएंगे? वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जैसे आज मान लो जैसे आपको इतना एक्सपीरियंस है तो आप उसके अकॉर्डिंग बताइए। हाँ, एक जैसे एग्जांपल ये ले लेते हैं, अभी काफ़ी पॉपुलर है जैसे ये ईयरबड्स वगैरह मिल रहे हैं। जैसे मान लो उनका ऑडियंस टारगेट ये है, अब ज़रूरी नहीं है कि है ना, जैसे मान लो 100% है जिसमें 60% एप्पल यूज़र है, तो ज़रूरी नहीं है वो उनका प्रोडक्ट ले, लेकिन 40% प्रोडक्ट उनको पता है मेरा कहाँ बेचना है, तो प्राइस सबसे पहले मैच करी। ओके। जैसे अपन फेस वॉश के अंदर बात करें तो सबसे बड़ा भी बना हुआ है ब्रांड, काफ़ी ब्रांड पॉपुलर है फेस वॉश वगैरह के अंदर, तो उन्होंने भी सोच रखा है कि हाँ मेरा ऑडियंस टारगेट है। तो सबसे मेन चीज़ है आपका ऑडियंस टारगेट क्या है। ओके। आज आप एप्पल यूज़र हो, मान लो आप एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो आप थोड़ी ना जाओगे कि मेरे को अल्टरनेट कोई ओप्पो लेना है या वीवो लेना है। आपका टारगेट है सीधा मुझे तो एप्पल का ही फ़ोन चाहिए। तो उनका भी टारगेट यही है ना, एप्पल का फ़ोन लाख रुपए का है 2 लाख का है, सीधा ऑडियंस टारगेट है किस ऑडियंस के पास मेरे को बेचना है, तो मार्केटिंग कहाँ मैं करनी समझ है। गया कि अगर हमारा प्रोडक्ट प्रीमियम है तो हमें कहाँ सेल करना है, ये बता दीजिए कौन से प्लेटफॉर्म पे। अगर हमारा प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ, अगर आपने अल्ट्रा प्रीमियम प्रोडक्ट शूट इस तरीके से आपने अगर विजिबिलिटी दिखा रखी है, प्रोडक्ट को इस तरीके से शोकेस कर रखा है, तो फिर मिंत्रा पे आप बेचिए आराम से। मिंत्रा पे, ओके। उसके अंदर सारे, क्योंकि वो ब्रांड्स, आजियो हो गया, आजियो पे बेचिए, वहाँ भी दिख रही, टाटा क्लिक पे बेचिए, वहाँ पे ही बेच सकते हो, क्योंकि वो सब लग्जरी के अंदर आ चुका है। अच्छा, जो लग्जरी ब्रांड के जो शर्ट होते हैं और आपके जो शर्ट है, क्या डिफरेंस होता होगा? डिफरेंस सिर्फ ब्रांड का है, सिर्फ ब्रांड का है, फैब्रिक क्वालिटी वगैरह, आपका वही है। फैब्रिक वगैरह। जैसे अब मान लो जो शर्ट बाजार में 1000 रुपीज़ की बिक रही है, वो अल्टरनेट अगर हम 300 की बेच रहे हैं तो वो सेम है। 2000 वाला अगर मैं बोलूँ 300 रुपये में मैं लेकर आ रहा हूँ, वो नहीं है। ओके। उसकी कॉस्टिंग 600-700 लगेगी, जो कुछ बाजार में 2000 की चीज़ बिक रही है। तो जो लग्जरी ब्रांड्स जैसे 20,000 30,000 के जो शर्ट लेके आते हैं, नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। 20-30 हज़ार के शर्ट, ये मान लो आप 1000 रुपये कॉस्टिंग होगी उनकी, पर वो एज ए ब्रांड नेम बिक रहा है। ओके, मतलब इतना जैसे अब सैमसंग के अंदर ज़्यादा फीचर्स है बिहाफ ऑफ एप्पल, कि एप्पल के अगर कंपैरिजन करें सैमसंग को, तो ज़्यादा फीचर सैमसंग के अंदर है, लेकिन एप्पल बिक रहा है बिकॉज ऑफ ब्रांड नेम। ओके। तो वो आपको टारगेट ये करना है कि मुझे एज ए ब्रांड कहाँ देखना है खुद के प्रोडक्ट को। अभी जैसे हमारा सीधा है, हमें मास ऑडियंस ये चाहिए कि टायर 2-3 वाली हमारे प्रोडक्ट को ले, पहने, और उनके जब हमारे पास रिव्यूज़ आते हैं, अगर आप देखोगे 300 के प्रोडक्ट पे 20-20 हज़ार रेटिंग है, वो भी 3.9 4.0 से। ओवरऑल अगर मैं अकाउंट की बात करूँ 4.2 4.1 रेटिंग है। तो आप सोचो अगर हम 200 रुपये का प्रोडक्ट देके 4 स्टार रेटिंग ले रहे हैं, 3.8 रेटिंग ले रहे हैं, तो क्वालिटी को कैसे मैच करा होगा। 200 रुपये में तो उसके घर पहुंच रहा है, 250 रुपये में उनके घर पहुंच शिपिंग रहा चार्ज है। वगैरह और सब है। यहीं आप दूसरे ब्रांड को सर्च करके देख लेना, जो इनिशियल 800-900 रुपये का बेच रहे हैं, वहाँ पे 3.5 रेटिंग है, और ओवरऑल अकाउंट पे 3.8 3.9 है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो वही चीज़ हो गई ना, 800 वाला प्रोडक्ट टायर 2-3 में बिक रहा है, वो उनको समझ में नहीं आया, वो रिटर्न होगा, कस्टमर रिव्यू आएगा खराब। उनकी मार्केट प्रेजेंस जो टायर 1 के अंदर है, जैसे शोरूम हो गया, वहाँ से अच्छे रिव्यू आएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट 1500-2000 के है। उसके अंदर भी एक गेम है, जो भी बड़े ब्रांड्स है, जो ऑनलाइन बिकता है ना, वो आपको कभी ऑफलाइन नहीं मिलेगा। अगर मान लो कोई एलन सोली का अगर कोई शर्ट है, वो जो अगर ऑनलाइन बेच रहा है, वो ऑफलाइन आपको मिलेगा ही नहीं। क्या रीजन है? ऑनलाइन के प्रोडक्ट अलग बनते हैं अब ब्रांड्स के। अच्छा। अब ब्रांड ने भी ये स्ट्रेटेजी अपनाई है कि बाजार के अंदर 600-700 वाले मास ऑडियंस से जो बिक रहे हैं 700 रुपये 800 रुपये तक के अंदर काफ़ी प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो उन्होंने वो चीज़ आपको कभी ऑफलाइन उनके स्टोर पे मिलेगी ही नहीं, वो आपको ऑनलाइन ही मिलेगी। जैसे आप देखते हो सेल के अंदर 700 रुपये का यार इतने अच्छे ब्रांड का शर्ट मिल रहा है मुझे, वो एक्चुअली में 700 रुपये 600 रुपये का है। वो सिर्फ ऑनलाइन बेचने के लिए बनाया गया। हाँ, वो सिर्फ उनका प्रोडक्शन ही सिर्फ ऑनलाइन के लिए है। ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें ऑनलाइन बेचने हैं और ये ऑफलाइन बिकेंगे, लेकिन वो शर्ट्स आपको कभी भी ऑफलाइन स्टोर में नहीं दिखेगी उनके। ओके। अभी जैसे हम आपके वेयर हाउस में आए हुए हैं जहाँ से सारी फुलफिलमेंट हो रही है, डिस्पैच हो रहा है सब कुछ, तो एक बार हम जानेंगे कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे ऑर्डर जब आता है तो क्या होता है। तो एक बार हम आपके वेयर हाउस में चलेंगे। तो दोस्तों अभी चलते हैं हम वेयर हाउस में और देखते हैं कि कैसे प्रोडक्शन से लेके जो डिस्पैचिंग तक का प्रोसेस है कैसे होता है, पूरा एंड टू एंड हम जानेंगे। तो चले सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आगे का प्रोसेस मेरे ब्रदर दिखाएंगे। ठीक है। जो भी है पूरी फैक्ट्री का जर्नी वगैरह है, जो भी है वो सब ये दिखाएंगे। आपका नाम सर? अजय। ओके, तो आप भाई हैं इनके? हाँ। आप बड़े हो कि छोटे हो? बड़े। अच्छा, कितने साल? 31, 4 साल बड़ा हूँ। तो गाइस अभी हमारे साथ हैं अजय जी, जो अंकित जी के भाई हैं। तो सर आप क्या मैनेज करते हो? इधर अपना पूरा प्रोडक्शन वगैरह Okay. वो सारा रहता है, डिस्पैचिंग वगैरह वो सब हैंड में रहता है। तो
एक बार हमें बता दीजिए, जब कस्टमर ऑर्डर करता है, हाँ। ऑर्डर से पहले का क्या प्रोसेस है और फिर ऑर्डर करने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं? ये हमारा पूरा गोडाउन है। हम्म, यहाँ पे हर एक कलर के अंदर 15 से 20 हज़ार मीटर माल एनी टाइम रहता है। ओके मतलब अभी ये ओवरऑल पूरे जितने थान है कम से कम भी 5,000 6,000 प्लस थान पड़े। ओके। ये कहाँ से हम मंगाते हैं इसको? ये मुंबई अहमदाबाद। मुंबई अहमदाबाद। तो क्या है, यहाँ से पहले अब जैसे वहाँ से रिक्वायरमेंट आ जाती है हाँ। कि पहले ब्लैक कटेगा या वाइट कटेगा, इसकी ज़्यादा शॉर्टेज है, एम साइज़ में शॉर्टेज है, तो फिर वो टेबल पे एम नहीं लगता है। अब मैं आपको स्टिचिंग वाले इस पे कटिंग साइज़ पे लेके चलता हूँ। मतलब अपना सारा कुछ यहीं से होता है? पूरा सब कुछ यहीं से ही मैनेज होता है। अब जैसे ये पूरी इधर टेबल्स वगैरह लगी कटिंग चल रही है यहाँ पे? ये सबसे पहले कटिंग चल रही है पूरे कपड़े की। ओके। अब इसमें क्या, ये लेयर लगाते रहते हैं पूरे मास्टर जी। अब इसके अंदर लेयर लग जाएगा, साइज वाइज पूरा ग्राफ डिज़ाइन हो जाता है। ओके। फिर उसके बाद चलता है। तो हर टेबल के ऊपर कम से कम भी एक मास्टर अपने 2 से 2,500 पीस काटता है। और कितने अपने पास एम्प्लॉयज़ हैं बनाने के लिए? बनाने के लिए इधर अपने पास टोटल 6 टेबल है। हाँ। 6 टेबल के ऊपर इनकी 3-3 की स्ट्रेंथ रहती है। तो ये कटिंग का रहता है पूरा पार्ट। तो ये क्या, जैसे ये बड़ी टेबल है, इस पे एक बार में 3-1 हज़ार पीस कटते हैं। फिर ये छोटी टेबल है, उनसे ये इन सब के अगेंस्ट बड़ी है। तो एक दिन में हम कितने शर्ट बनाते होंगे? अपना आराम से 18 से 15 हज़ार का प्रोडक्शन रहता है। ओके। हाँ, जिसमें से 10,000 तो अपने खुद के ऑर्डर खुद के ऑर्डर्स है। और उसके बाद जितने अपने 50 से 60 वो सेलर्स भी है जो ऐड है ऑलरेडी, तो उनका भी यहीं से ही माल जाता है। ओके। अब इधर हमारा बेसिकली इन्वेंट्री चेक होता है कि शर्ट्स प्रॉपर आ रहे हैं नहीं आ रहे, पूरा चेक होगा, उसके बाद ही आगे सप्लाई पे जाता है। यहाँ पे शर्ट्स रेडी होके यहाँ पे रखते हैं अपन? पहले यहाँ पर आएगा बखियाँ। ओके। मतलब अब कांच बटन प्रेस होना बाकी है, तो उससे पहले यहाँ चेक होगा, फिर ही अप्रूव होगा कि कांच बटन होंगे या नहीं होंगे। अब इसके बाद सर नेक्स्ट क्या प्रोसेस होता है? अब नेक्स्ट इधर जो गुड फिनिश से आता है, हाँ। यहाँ से तो आपने देखा, ये पहले यहाँ से जाएगा स्टिचिंग के लिए। ओके। स्टिचिंग के बाद बखियाँ आती है, वो यहाँ पे चेक हो गई, फिर कांच बटन और प्रेस के लिए माल जाएगा। फिर यहाँ गुड फिनिश आता है, प्रेस होने के बाद ऐसे पूरा पैकेज हो जाता है। ओके। पूरा पैक होके। अब आप देख सकते हो सारी रैकें अलग अलग लगा रखी है, कलर वाइज भी। ओके। ब्लैक की अलग है, वाइट की अलग है, ब्राउन अलग है, हर तरीके का पूरा। और मैं इधर आपको डिस्पैचिंग का दिखाता हूँ। जब ऑर्डर आता है हाँ, तो कैसे पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे रखा है? वो सारा इधर रैक के ऊपर लिखा हुआ है। ओके। सब पे स्टिकर लगे हुए हैं ऑलरेडी। ओके। और स्टाफ अपना क्या है, कोई भी चेंज उनको नहीं है, पता सब है। पुराने हैं, हाँ। 5-5 6-6 साल से ही साथ काम कर रहे हैं, तो उनको सबको पता है किस रैक में कौन सा माल पड़ा। ओके। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जैसे मेंस कार्ट लिखा हुआ है, हाँ और अभी जो ऑनलाइन हमारा सेल होता है हाँ, यूथ फर्स्ट के नाम से। यूथ फर्स्ट के नाम। ये मेंस कार्ट एक ऐसा ब्रांड है? मेंस कार्ट हमारा टोटल रिटेलर के लिए, होलसेलर के लिए। ऑफलाइन? ऑफलाइन। ओके। मतलब मैं आपको तो इस पे क्या सेल वगैरह करते हैं हम? इसमें भी शर्ट्स वगैरह ही है अपने। ओके। हाँ, ऑर्डर्स क्या जाते रहेंगे इसके? इसके हमारे डेली वो तो रिटेलर्स के हिसाब से है, तो आराम से ज़्यादा भी नहीं तो डेली का 1,00,000 1,50,000 2 लाख रुपए का माल बिकता ही है। ओके। अच्छा, ये डिस्पैच के लिए जा रहा है? हाँ, अब ये यहाँ पे पहले हमारे इधर डिस्पैच होता है, यहाँ पे पूरी पैकेजिंग होती है। हाँ। पैकेजिंग के बाद पहले मेरा स्टाफ स्कैन करता है, वो स्कैन करेगा, उसके बाद लॉजिस्टिक वाले स्कैन करेंगे। अब जैसे ये पैकेट्स है, अब आप मुझसे 4 साल पुराना भी पूछोगे ना, आपने 4 साल पहले क्या डिस्पैच करा था, वो भी मेरे पास आईडी रिकॉर्ड सब है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि इनका वेयर हाउस कितना सही तरीके से मैनेज्ड है, और हर एक चीज़ जो हर एक प्रोसेस के तहत इनकी चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें मोटा मोटी मतलब आपने बताया कि 7-8 साल तो ऑनलाइन बेचते हुए लग गए, हाँ, और उसके पहले से भी आप लोग कर रहे उसके पहले से भी कर रहे थे। ग्रेट। थैंक यू सो मच अंकित जी, थैंक यू। मैं वेयर हाउस का टूर कराने के लिए। प्लेटफॉर्म के साइड से कैसा सपोर्ट रहता है? प्लेटफॉर्म के साइड से जैसे मान लो आप गोल्ड सेलर बन चुके हो, तो आपको एक कैम असाइन होता है रेगुलर बात करने के लिए। आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है आप उनको बता सकते हो, जिससे फास्टेस्ट प्रॉब्लम सोल्व होती है। एक तो आपको टिकट रेस करना पड़ता है, टिकट उसमें भी रेस करनी पड़ेगी, लेकिन आपके पास डायरेक्ट टच रहता है, तो कैम से आप बता सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है अभी इनिशियल, आप इसको प्रॉब्लम सोल्व करवा दो। कैटलॉगिंग प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, अपलोडिंग की ख़त्म हो जाती है, लिस्टिंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। सपोर्ट तो काफ़ी मिलता है प्लेटफॉर्म से, ओके। लेकिन वो एज पर कैटेगरी ही मिलेगा। अच्छा, आपके भी फीड में ये रील्स आती रहेंगी कि बहुत सारे लोग जो व्लॉगिंग कर रहे हैं आजकल की, भाई 1 करोड़ का चैलेंज ई कॉमर्स से, 2 करोड़ का चैलेंज, या फिर उन्होंने अभी 1 महीने के अंदर 20 लाख का सेल कर लिया, 30 लाख का सेल कर लिया। तो इसमें कितनी सच्चाई है? सर इसके अंदर ऐसा है, जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं या चैलेंज ले रखे, चलो चैलेंज ले रखे अच्छी बात है। अगर आप 1 करोड़ की सेल कर रहे हो, 2 करोड़ की सेल कर रहे हो, वो अच्छी बात है। जो रील्स ऐसे आती है, जब हमने महीने के कमाए 40 लाख,
वो तो उसमें तो कुछ प्रॉब्लम है ना, 40 लाख क्या रुपए, प्रॉब्लम है आपके हिसाब से? 500 ऑर्डर है, 1000 ऑर्डर में 40 लाख रुपए अच्छा। कैसे कमा लेगा? कौन सा फंड है ये? या तो क्या इसके अंदर प्रॉब्लम ये है क्योंकि आप दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हो, और सेलर एंकरेज होएंगे, वो जाएगी, उनको पता नहीं है प्रोडक्ट क्या लेना है क्या नहीं लेना, उन्होंने अपना बोल दिया महीने के 20-30 लाख कमा रहे, दूसरे उनको देख के इंस्पायर हो गए कि यार इसमें 20-30 लाख, अगर इसमें 20-30 लाख रुपए अगर मान लो 1 करोड़ की सेल पे भी अगर आप 30 लाख रुपए कमा रहे हो, कहाँ से पॉसिबल है? आपको बड़े-बड़े प्लेयर ऐसे हैं, बड़े-बड़े ब्रांड ऐसे हैं, वो खा जाएँगे। इसके ऊपर बेचना ऐसा ईज़ी फ़ॉर्म नहीं है कि हाँ, मैंने 30 लाख कमा लिए महीने के, या मैंने 50 लाख कमा लिए, जो अभी वो रीलें कहीं चल रही है, जैसे 40 लाख रुपए मैंने कमाए। वो पॉसिबिलिटी कहीं भी नहीं है, और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, उस रील के अंदर ऑर्डर निकालने वाले भी वही भाई है, पैकिंग करने वाले भी वही भाई है, प्रोडक्शन में देखने वाले भी वही भाई है, तो फिर वो 40 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो टीम कहाँ है भाई? कर क्या रहे हो भाई 40 लाख का? टीम कहाँ है? जब सब वो खुद 40 करते लाख हैं। रुपए में तो काफ़ी टीम नहीं, हर चीज़ आ सकती है आपके करेक्ट, पास, आप करेक्ट। टेक सपोर्ट भी ले सकते हो। पर वो पूरे अगर उसके अंदर दिखाते हैं कि हमारा डेली रूटीन ये है, सुबह उठ गए हम, मतलब सारा काम ही आप कर रहे हो। हुँ। फ़ोन चला के वीडियो बना के सारा काम आपका हो गया, डेली उठ के ऑर्डर निकालना, कंप्यूटर चलाना, उससे पैकिंग करना, फिर तो आपका सिर्फ वॉच होना चाहिए ना, कई 40 लोग लाख रुपए क्या कमा रहे करते तो। हैं ना कि खुद ही सीओडी ऑर्डर कर लेते हैं और डैशबोर्ड में तो दिख जाता है कि हुँ। इतने का सेल हो चुका है। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं और डैशबोर्ड दिखा देते हैं। समझ में नहीं आया ना उनका माइंडसेट क्या है? या तो वो उनका है कि मार्केट के अंदर, व्यूज़ आए ना, ज़्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे। हाँ, तो फिर वो एक दिन तो बबल फटेगा ना। वो हुँ। उनको अगर मान लो कोई, मैंने किसी को रील को देख के इंस्पायर हुआ, हुँ। मैंने उसको मैसेज करा कि भैया आपके कैसे ऑर्डर आया, आप मुझे बता दो। अरे भैया अगर मान लो उनके ऑर्डर सारे में मान लिया, तो वो अपना बेच क्यों रहे हैं? कोर्स में क्यों आ रहे हैं? सीधा सा बता दो, जैसे अभी आप मेरे पास आए हो, मान लो आपने क्या कहा कि ऐसे-ऐसे जर्नी है, आप बताओ क्या चैलेंजेस है, क्या नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस 7 साल 8 साल का ई-कॉमर्स पे कैसे रहा, कि आपको खामखा सपोर्ट लेना चाहिए, आपको टीम बढ़ानी ही पड़ेगी, हर जगह आप नहीं घुस सकते हर काम के अंदर। हुँ। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से लेके रिटेल कर रहे हो तो। अब ब्लॉग के अंदर वो कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग भी हमारी है, बना प्रोडक्ट बनाने से लेके बेच हम खुद ही रहे हैं, ऑर्डर भी भैया निकाल रहे हैं, खुद ही सारा काम कर रहे हैं, और फिर भी 40 लाख रुपए कमा रहे हैं। हुँ। तो इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है फिर? अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई बिज़नेस आपसे लेके जा रहा है हुँ, प्रोडक्ट हुँ। और हाँ, काफ़ी होता है, ब्रांडिंग करके किसी और नाम से बेच रहा है? काफ़ी होता है। ऐसा अच्छा। एक नहीं बहुत होता है। जैसे मान लो आज जो मेरे हम हमारे जैसे हर लेवल का एक कॉम्पिटिटर होता है। हुँ। जैसे मान लो जो 1 करोड़ की सेल कर रहा है उसका कॉम्पिटिटर अलग रहेगा। अब जैसे मान लो जो 2 करोड़ की सेल कर रहा है उसका कॉम्पिटिटर अलग रहेगा। तो हमारे भी कॉम्पिटिटर होते हैं। सेम प्रोडक्ट ले लेते हैं। वो मान लो ₹10 ₹20 नीचे एल्गोरिदम सेट हुआ और वो प्रोडक्ट बिकना है। ये प्रॉब्लम्स तो आएगी आएगी मार्केट के अंदर। हुँ। क्योंकि जब कोई चीज़ बिकेगी उसका अल्टरनेट तो आएगा ही आएगा। अगर कोई चीज़ ज़्यादा बिक रही है तो अल्टरनेट उसका आएगा ही आएगा। तो हुँ। वहाँ पे आपके पास इतना बॉटम होना चाहिए कि मैं किस बॉटम तक लेके जा सकता हूँ प्राइस को, या प्राइस वॉर आपको नहीं करनी, तो आप ठीक है, आप अपने मार्जिन पे बेच रहिए। उसकी मार्केटिंग आप इस तरीके से करिए सोशल मीडिया पे कि लोग बाग सर्च करना स्टार्ट कर दे हुँ। प्रोडक्ट को लेके, तो वो हट जाएगा अपने आप रास्ते करते हैं, से। मार्केटिंग करते हैं? बिल्कुल करते हैं कैसे हम करते हैं सोशल आप? इन्फ्लुएंसर को लेके हो गया। हम पहले सबसे पहले ये देखते हैं हमारे ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे सबसे 3-4 स्टेट 5 स्टेट कौन-सी है? किस पे सबसे ज़्यादा टॉप माल, जहाँ टॉप पे सेल 5 होता है। स्टेट ओके, कौन-सी है हमारी जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट जा रहे हैं। ठीक है। तो वहीं पे ही हम ऐड चलाते हैं। हमारा अगर मैं यहाँ पर ऐड चलाऊँ तो मेरी एक ब्रांड को प्रेज़ेंस करना हो गया, वहाँ पर हम चलाएँगे। एक बजट सेट होता है कि जहाँ पर मेरे ज़्यादा कस्टमर है, मुझे हुँ। वहाँ पर अगर चलाऊँगा तो मेरे और कस्टमर आएँगे। हुँ। जहाँ मेरे कस्टमर नहीं है वहाँ तो मुझे एडवर्टाइज़मेंट चलाना ही चलाना है, लेकिन उसका बजट देखना पड़ेगा आपको, किस बजट पे चला रहे हो। और वहाँ से जैसे मान लो नॉर्थ साइड से मेरे पास बहुत कम आ रहा है कि ऑर्डर्स बहुत कम है नॉर्थ साइड से, तो मैं इतना ही बजट लगाऊँगा कि जितना मेरा ब्रांड एक चलता रहे, प्रेज़ेंस रहे कि हाँ यार ये बेच रहे हैं। हुँ, हुँ, और हुँ। जहाँ पर मेरा सबसे ज़्यादा बिक रहा है वहाँ तो मुझे एडवर्टाइज़मेंट करनी ही करनी है। ओके। तो जो ऐड आप चलाते हो, हुँ, तो जो ऐड कॉपी होता है या फिर ऐड क्रिएटिव, हुँ। वो क्या होता है? क्या चीज़ होता है वो? नहीं, फ़ोटो होता है या फिर वीडियो होता है? उसके अंदर प्रोडक्ट होता है, हाँ। जो हमारे मार्केट प्लेस से रिलेटेड, हमारी वेबसाइट से रिलेटेड रहता है। उसके अंदर हम सीधा दिखाते हैं, जैसे आपने देखे होंगे कोई प्रोडक्ट जैसे ब्लिंकिट, ज़ोमैटो सब पे, तो उसमें लिखा था अवेलेबल ऑन दिस साइट। तो हम भी उस तरीके से प्रोडक्ट चलाते हैं कि अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, मीशो, ओके। कहीं से भी आप खरीद हुँ। सकते हो। उसका लिंक रखते हैं प्रोडक्ट के अंदर, ऊपर और ब्रांड नेम प्राइस लिख रहता है, देते हैं आप। हाँ। प्राइस लिख देते हैं, जो प्राइस है उस समय लाइव रहती है, वो हुँ। अट्रैक्टिव प्राइस दिखती रहती है। तो वहाँ से भी आपका कस्टमर जुड़ता जा रहा है।
सोशल मीडिया से भी, वो सीधा लैंड आपके पेज पे होएगा। और प्लेटफॉर्म पे भी ऐड रन करना पड़ता है? प्लेटफॉर्म पे तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो, बिना एडवर्टाइजमेंट के आपका प्रोडक्ट नहीं बिक सकता। जो प्रोडक्ट आपका एल्गोरिदम सेट हो रखा है, जिसका विजिबिलिटी है, वो तो बिकेगा ही बिकेगा। अगर आप नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करो तो उस पर एडवर्टाइजमेंट लगाना ही पड़ेगा। आज कोई भी हो, कितना ही बड़ा ब्रांड हो और कितना भी बिक रहा हो, वो एडवर्टाइजमेंट तो तब भी कर ही रहा है ना। जिस जिस ब्रांड को बिल्कुल लोग बिल्कुल। जानते हैं, तब भी वो एडवर्टाइजमेंट कर क्यों कर रहा रहे है। हैं? क्योंकि माइंड में रिकॉल रहना चाहिए कस्टमर के, जो भी उनके बायर्स है, कि हाँ यार ये ब्रांड है। तो ब्रांड रिकॉल करने के लिए तो आपको एडवर्टाइजमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे वो कितने ही बड़े ब्रांड हो। आज के टाइम पे सब एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जैसे आप देखते हो, कुछ भी सोशल मीडिया पे हिट होता है या कोई ट्रेंड आता है, उसको तुरंत ले आता है बड़ा ब्रांड। तो क्यों ला रहा है? वो हैंड टू हैंड उस समय शेयरिंग जाए, उसके ब्रांड की शेयरिंग और बढ़ जाए उसके जरिए। तो एडवर्टाइजमेंट आपको करना पड़ेगा, और इसमें कोई गलत बात थोड़ी ना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। पर आपको कॉस्टिंग देखनी है कि एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट क्या आ रही है प्रोडक्ट पर, कितना सीपीसी आपका हो रहा है, कितना कन्वर्जन आ रहा है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी होता है कि जब कोई नया नया स्टार्ट करता है इन प्लेटफॉर्म पे सेल करना, तो ये लोग बूस्ट करते हैं स्टार्टिंग में, ऐसा होता है? बिना ऐड चलाए भी बूस्ट करते हैं ताकि वो बंदा बना रहे प्लेटफॉर्म पे, ऐसा नहीं ऐसा होता? कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि है ना, कोई भी नया कस्टमर आया उसको 200 ऑर्डर दे देंगे, 300, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्ट आपका अच्छा है, अगर प्राइस कॉम्पिटिटिव प्राइस है, जब तो ऊपर जाएगा वो प्रोडक्ट। किसी से मैच कर रहा है प्रोडक्ट, या मान लो कोई फैब्रिक मैच कर दिया, या कुछ भी ऐसा कीवर्ड मैच हो रहा है उस प्रोडक्ट से, तो एक बार ऊपर आएगा। अगर उस पर व्यूज़ और क्लिक्स आएंगे कस्टमर के, तो प्रोडक्ट बिकेगा बिकेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नया कस्टमर आ रहा है तो इसको ऑर्डर दे दो। वहाँ तो पूरा टैक्स सिस्टम है, वहाँ ऐसा थोड़ी ना रहता है कि नया ऑर्डर आ रहा है। उन्होंने तो बल्कि कैटेगरी बना रखी है, आप पहले इस कैटेगरी को रीच करो, फिर आप नेक्स्ट पे आ जाओ, फिर इसको रीच करो, फिर आप नेक्स्ट पे आ जाओ। ऐसा भी होता है कि प्लेटफॉर्म बिना आपसे बताए ऑफर ला दिया और प्राइस कम कर दिया? नहीं, मीशो पे ऐसा सुनने में आता है। मीशो पे ऐसा जनरली देखो पहले होता था, जब हम 2018 के अंदर 20 के अंदर हमारे चैलेंजेस वही रहे हैं जो अभी हर न्यू सेलर के हो गए। जैसे लॉजिस्टिक के अंदर चोरी होना, प्रोडक्ट में से 3 प्रोडक्ट भेजा तो 2 प्रोडक्ट रिसीव हो रहे हैं, आरटीओ कम आना, कस्टमर रिटर्न बढ़ जाना। तो ये प्रॉब्लम हमारी जब भी सॉल्व हुई है जब हमने टैग का यूज़ करा। ओके। क्योंकि हमें लॉस लगना स्टार्ट हो चुका था। हमें ये लग रहा था यार हम 1000 ऑर्डर तो भेज रहे हैं, 600-700 ऑर्डर रिसीव भी हो रहे हैं। अगर मैं ओवरऑल आरटीओ का कस्टमर रिटर्न लगा के अगर 25-30% भी बनूँ तो 70% माल तो मेरा रिसीव हो रहा है। तो उस पे मेरा ये बैलेंस क्यों नहीं बन पा रहा, या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? तो प्रॉब्लम यही थी सबसे मेन। उस और आज से अगर 5-6 साल पहले जाए, तब के टेक में आज के टेक में बहुत फ़र्क है। अब तो और बिल्कुल। चीज़ें एडवांस हो चुकी एडवांस हो है। चुकी है, तो एआई आ चुका है, मशीन बिल्कुल, लर्निंग आ गया, हाँ। बहुत सारी चीज़ें। तो 5 साल पहले तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बल्कि अब प्रॉब्लम नहीं है। हम्म 5 साल पहले जो प्रॉब्लम थी वो अब नहीं है, लेकिन वो जो 5 साल वाली पहले वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो न्यू सेलर्स के साथ अभी भी हो रही है। ओके। क्योंकि अगर वो नहीं लेंगे, मान लो वो कॉस्टिंग में ऐड नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी सर्विस जो भी टैग की सर्विस उनको लेनी है, आरटीओ पेमेंट रिकन्सिलेशन से रिलेटेड, तो वो अभी प्रॉब्लम होएगी उनके लिए। अच्छा, अभी जैसे बिग फ्लिपकार्ट का हर साल बिग बिलियन सेल आता है, तो इस सेल में आपका कैसा रहा? इस सेल के अंदर हमारा है ना 3-4x रहा है। वैसे जनरली 4x तो रहता ही रहता है बीबीडी के अंदर। क्या रेवेन्यू बनाया होगा हमने? बीबीडी के अंदर हमारा गया होगा 10 CR या 8 CR गया होगा। इस मंथ के अंदर जो हमारा रहता है 2 मंथ के अंदर, वो लास्ट 2 मंथ से ज़्यादा ही, मतलब 2x ही रहता है। अगर मान लो मैं 4 करोड़ का बिजनेस कर रहा हूँ तो 8 करोड़ 10 करोड़ रहेगा ही रहेगा। ओके। तो उसके अंदर ऐसा है, जैसे बीबीडी आता है, फेस्टिवल टाइम रहता है, उस समय आप ऐड भी नहीं चलाओगे ना, तब भी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। क्योंकि उस समय ट्रैफिक कस्टमर का काफ़ी रहता है, तो बढ़िया। उस समय तो ऐड चलाना ही नहीं चाहिए। कंपनी ज़रूर आपको उस समय फोर्स करती है कि एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जो बड़े सेलर्स होते हैं, हमारे ये प्लान है, हमारा ये प्लान है, तो आपको उस समय अगर ब्रांड को लेके अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे विजिटर्स रहते हैं। और आपको अगर देखना है प्रोडक्ट बेचने के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको उस समय एडवर्टाइजमेंट करना ही नहीं। और नए सेलर्स के लिए भी सबसे अच्छा टाइम रहता है ये, जो अगस्त से लेके दिसंबर तक का काफ़ी अच्छा टाइम रहता है। इस समय सेल ही सेल रहती है। अब जैसे दिसंबर में क्रिसमस आ जाएगी, फिर एंड ऑफ ईयर सेल आ जाएगी, दिवाली वगैरह भी रहता हाँ है। दिवाली वगैरह की हो गई, तो इस समय सेल चलती ही रहती है। तो नए सेलर्स के लिए उस समय रहता है एडवर्टाइजमेंट कम रहता है, और प्रोडक्ट अच्छा बिक जाता है, और कस्टमर का रिव्यू भी पता लग जाता है कि इस समय मेरे पास क्या रिव्यू आ रहा है, मुझे प्रोडक्ट चेंज करना है या नहीं करना है, वो चीज़ है। अभी जैसा बहुत सारे ऐसे मार्केट प्लेसेस आ गए हैं, जैसे ब्लिंकिट है, जेप्टो है, और वहाँ पे भी ये सब चीज़ें बिक रही हैं, शर्ट हो गया, सॉक्स हो गए, अंडरवियर हो गया, तो क्या आप वहाँ पे भी लिस्ट कर रहे हो? नहीं, अभी हम लिस्ट नहीं कर प्लान रहे। कर रहे हो आप? नहीं, अभी हम प्लान नहीं करें, क्योंकि इतना इस एग्रेसिव मोड से अभी तक वो आए नहीं, और इस एग्रेसिव मोड से अभी सेल है नहीं ओके। प्लेटफॉर्म पे। जैसे अभी आप देखोगे तो बड़े बड़े ब्रांड्स कोई ऑनबोर्ड करा है उन्होंने,
छोटे ब्रांड्स अभी ऑन बोर्ड है ही नहीं उस पर, अच्छा। जिनकी मार्केट के अंदर रीच अच्छी है, तो हम्म। जैसे उन ब्रांड्स को तो उन्होंने ऑन बोर्ड कर रखा है, लेकिन वो अभी तक चालू नहीं हुआ। हाँ ये ज़रूर है, जैसे फ्लिपकार्ट मिंत्रा इन्होंने करा है ये 30 मिनट्स प्रोडक्ट, हाँ, 30 30 मिनट्स मिनट का, डिलीवरी हाँ करके। डिलीवरी इन 30 मिनट्स, तो उस पर ज़्यादा अच्छा है। वो आप प्रोडक्ट ओके। वो इसके अंदर FBF के अंदर काम आएगा। जैसे मान लो आज मेरा FBF है FBF बोले तो फुलफिल्ड बाई फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट। ओके। ठीक है, उसके अंदर ऐसा है जैसे प्रोडक्ट मेरा वेस्ट बंगाल है, हम्म। वेयर हाउस हमने असाइन वहाँ पे ले रखा है, हम्म। तो वहाँ के नियर बाई के अंदर मेरा प्रोडक्ट 30 मिनट में ही दिखाएगा। ओके। तो वो अपॉर्चुनिटी है कि अगर किसी को जाना है या कहीं जाना है, यार शर्ट देखनी है, तो उसको दिखे 30 मिनट में आ रही है तो मंगा लो। हम्म। और वहाँ के लिए ये चीज़ है कि कॉस्टिंग आपकी और कम पड़ जाती है। FBF के अंदर तो बेनिफिट ही है, क्योंकि एक तो मैं यहाँ से प्रोडक्ट भेजूंगा तो मेरे नेशनल की शिपिंग लगेगी, एक FBF से जाएगा तो लोकल की शिपिंग लगेगी, तो शिपिंग कॉस्ट के अंदर ही फ़र्क आ गया। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब कोई प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन सेल करने के लिए, तो कोई कोई लोग अपना खुद का वेबसाइट के थ्रू सेल करते हैं, खुद के वेबसाइट के थ्रू, और हाँ, कुछ लोग प्लेटफॉर्म के थ्रू जाते हैं। तो कौन सा बेटर है? बेटर दोनों है। हम्म। खुद की वेबसाइट से भी प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। मैंने कैपिटल ओके। वेबसाइट के लिए आपके पास गूगल एड्स, मेटा एड्स, और मार्केटिंग के लिए चाहिए। मार्केटिंग के लिए अगर आपके पास है ब्रांड बनाने के लिए, क्योंकि आप देखते हो आज जैसे जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है वो कितनी बड़ी मार्केटिंग करते हैं, उनका क्या आता है, इस साल 600 करोड़ का लॉस गया, लेकिन दिखेगा क्या, मार्केटिंग एक्सपेंसेस सबसे ज़्यादा दिखेगी उसके अंदर कि मार्केटिंग के अंदर पैसा गया। तो ब्रांड बनाना है, अगर आपके पास कैपिटल है तो आप फ्लिप ये मतलब वेबसाइट के थ्रू भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट प्लेस है तो आप जितने भी बड़े ब्रांड देखे हो सब मार्केट प्लेस से निकले, जिसके अभी जैसे अपन ईयरफोन की बात करें या फेस वॉश से रिलेटेड बात करें, ब्यूटी से रिलेटेड, ये सब निकले मार्केट प्लेस से ही है। लेकिन मार्केट प्लेस पे पहले इन्होंने क्या किया, सेल करा, पैसा बना लिया। अब थोड़ा थोड़ा आप पैसा लगा सकते हो, अगर आपको दिख रहा है मेरे पास वहाँ से मुझे मिल रहा है, अच्छे रिव्यू आ रहे हैं, कस्टमर का फुटफॉल आ रहा है मेरी वेबसाइट के ऊपर, तो आप लगाना स्टार्ट कर सकते हो। हमने बीच में स्टार्ट करा था, अभी भी हमारा स्टार्ट है, लेकिन कई बार जैसे RTO, जैसे मार्केट प्लेस पे तो RTO उनका ही रहता है, हमारे रहता है, यहाँ पर तो हमारी कॉस्टिंग है RTO की भी। बराबर। और जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे आज मान लो एलन सोली हो गए, ये हो गए, जब ये 600 की शर्ट बेच रहे तो नीचे वाले ब्रांड्स के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट है ना। प्रॉब्लम है। अगर ये 500-600 की रेंज ले आएंगे, जो अपना ये तो हम तो इससे माइंडसेट ज़्यादा रहता बेच है नहीं कि पाएंगे। 1500-2000 का शर्ट होगा यार इनका तो, लेकिन जब इन्होंने ऑनलाइन के लिए प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर लिया तो इनको समझ में आ चुका मार्केट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। 500 से लेके इंडिया के अंदर 1000 के अंदर ऐसा मार्केट है जिसके अंदर काफ़ी प्रोडक्ट बिक सकते हैं। क्योंकि आप कुछ भी चीज़ देखोगे 1000 से कम वाली चीज़ फटाफट बिक रही है, जैसे जूडियो ऑफलाइन के अंदर, हाँ, लेकिन सब क्या है 1000 से अंदर, अंडर प्रोडक्ट 1000 से अंडर है सारे, बिल्कुल बिल्कुल। ऑलमोस्ट अंडर सेल में तो 1000 है। 200-300 में भी बेचते हैं। तो फिर अब वहाँ पे मार्केट प्लेस और यहाँ पर ऑफलाइन के अंदर इस तरीके से 300-300 रुपये मिलना, करेक्ट। तो वो कम्पीट करना एक चैलेंज है। जैसे खुद की वेबसाइट और मार्केट प्लेस में एक फ़ायदा मिल जाता है मार्केट प्लेस पे करने से, कि विजिबिलिटी मिल जाती है प्रोडक्ट्स की। मार्केट प्लेस पे विजिबिलिटी रहेगी, लेकिन वो आपको जैसे बताया मैंने, प्रोडक्ट क्या है, किस क्या क्या आपने किस कॉम्पिटिटर को मतलब देखकर आपने प्रोडक्ट डाला है, आपका प्रोडक्ट किस प्राइस के ऊपर है, क्या ऑडियंस टारगेट है, वो वही मैटर करेगा। बल्कि मेरा कहना ये है, स्टार्टिंग आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से करो। सोशल मीडिया पे आप ये बोलो ना, आप यहाँ से परचेज कर सकते हो कस्टमर को अपने, अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, सब पे हाँ। बोलो, तो वो ब्रांड की प्रेजेंस तो बनी रही है ना। जिसको लेना होगा वो सर्च करके ले लेगा, ले लेगा और ट्रस्ट भी बन जाता है। ट्रस्ट भी बन जाएगा, पहले प्रोडक्ट चूज कर लेगा। अगर मान लो आप कोई चीज़ मार्केट प्लेस पे बेच रहे हो 400 की, खुद की वेबसाइट पे बेच रहे हो 300 की, तो वो प्राइस वॉर और चल हुएगा यार, ये चीज़ तो मैं 400 की वहाँ मिल रही थी, 300 की यहाँ, या मान लो फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हो 300 की और खुद की वेबसाइट पे बेच रहे हो 400 की, तो फिर आपको प्रोडक्ट का अलग अलग रखना पड़ जाएगा कि वेबसाइट के लिए यार ये प्रोडक्ट निकालो और प्लेटफॉर्म के लिए ये प्रोडक्ट निकालो। अंकित जी, क्या ऐसा भी होता है कि कोई बहुत ही पॉपुलर ब्रांड जो आपसे माल बनवाता हो और वो अपने ब्रांडिंग पे सेल कर रहा है? हाँ बिल्कुल, कई, एक नहीं 3-4 ब्रांड ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर है। मैं नाम नहीं ले सकता, पर हमने उनको इनिशियली 2-3 साल पहले, और अभी एक तो लास्ट 6 मंथ पहले हमने उनको काफ़ी शर्ट्स बना के दी अच्छा, है, मतलब वो उनकी अपने हिसाब से लेबलिंग ऑर्डर करके दी है। बनवाते थे, हाँ, क्योंकि फैब्रिक हमारी उनका देखो रहता था। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो हम B2B तो वैसे भी करते हैं। हाँ। अब हमारे पास जैसे कई बार जैसे सीज़न के अंदर रश रहता है, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी जैसे थर्ड पार्टी रहते हैं इसके अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा दिल्ली से हमारे को मिलते हैं, जी इस ब्रांड के लिए आप बना दोगे क्या। डायरेक्टली तो हम नहीं अप्रोच कर रखे हैं उनको, पर थर्ड पार्टी जो बीच में रहती है जिनका काम ही ये रहता है,
तो वो हमारे पास आते हैं कि आप इस ब्रांड के लिए बना दो, इस ब्रांड के लिए अच्छा। बना दो। तो हमने ऐसे काफ़ी ब्रांड्स के लिए बनाया है जो लोग पहन रहे हैं अभी, हम्म। और काफ़ी पॉपुलर है वो ओके। प्लेटफॉर्म पे भी। और आपसे महंगे में बेचते हैं? हाँ बिल्कुल बेचते हैं। तो मटेरियल उनका होता है या फिर आपका ही मटेरियल होता है? मटेरियल उनका ही होता है। ओके, आप सिर्फ बनाते हो? हाँ, हम उनको बना के देते हैं। वैसे ऑफलाइन जब हमारी बात हो रही थी तो इन्होंने बताया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया। तो ब्रांड मैं भी पहन चुका हूँ, 3-4 साल पहले मैं वही सब चीज़ें मैं खरीदता था मिंत्रा से। तो तो उनको हमने काफ़ी बना के दिया है जिस जो आपने पहना है। मतलब फिर मेरे को अच्छा फील हुआ कि चलो आपके बनाए हुए शर्ट मैंने पहने हैं। तो आप लोगों ने भी पहना होगा, अगर आप मिंत्रा से रेगुलर शॉपिंग करते हैं तो आपने ज़रूर उस ब्रांड का शर्ट लिया होगा। तो थैंक यू सो मच अंकित जी, बहुत शानदार रहा आपके साथ बात करके, मज़ा आ गया। एंड आई होप कि ऑडियंस को भी आज के वीडियो से, आज के एपिसोड से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो जाते जाते आप मेरी ऑडियंस को कोई टिप देना चाहेंगे लाइफ से रिलेटेड या ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड? सर मैं बिज़नेस से रिलेटेड देना चाहता हूँ, जो आपको अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप सोचो मत कि मुझे यार अभी तो मार्केट में ये आ गया वो आ गया, तो आप लेट होते रहोगे। स्टार्ट के लिए कोई टाइम नहीं रहता, आज का ही टाइम बढ़िया है। तो राइट। वो सोचना नहीं है मेरे को 2 साल बाद करना है, 5 साल बाद, जो करना है अभी कर दो। लाइफ एक लीज पर है 70 साल 80 साल के लिए। तो जो आपको करना है ना, बिजनेस करना हो चाहे और भी कुछ करना हो, तो वो आप स्टार्ट, ऐसा नहीं है कि कल या परसों करो, वो अभी कर दीजिए स्टार्ट। ग्रेट। थैंक यू सो मच अंकित जी। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू सो समय मच। देने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो भाई ज़रूर लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। और जो लोग पहली बार आए इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों को लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो, मचाते रहो।